1990 के आसपास शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हुआ, निजीकरण होना शुरू हुआ। पहले शिक्षा मंत्रालय कहा जाता था, बाद में मानव संसाधन मंत्रालय कहा जाने लगा। मनुष्य को भी एक संसाधन माना जाने लगा। शिक्षा जो कि पहले सरकार समाज के कल्याण के लिए चलाती थी, वह शिक्षा अब कुछ बनियों के हाथों में सौंप दी गई। जैसे पुल बनाने का काम ठेकेदारों को सौंप दिया जाता है, जनता को दारू पिलाने का काम दारू की भट्टियाँ ठेके दे दिया जाता है, ऐसे ही ठेके पे स्कूल खोले गए। सीबीएसई भी उसी वक्त धीरे धीरे पनप रहा था और छोटे छोटे जो राज्य के अपने बोर्ड थे, उनके कठिनाइयाँ, उनकी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई की अलग अलग सुविधा थी। लेकिन धीरे धीरे सीबीएसई ने खूब ज़्यादा मार्क्स दे करके और ये भ्रम पैदा करके कि इसका सिलेबस जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के सिलेबस से मिलता है, ऐसा करके सीबीएसई ने अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू किया। क्षेत्रीय भाषाओं में जो बच्चे पढ़ते थे, हिंदी में यूपी बोर्ड, उनकी वहाँ भी एक विकल्प पैदा हुआ कि तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हो। तो इंग्लिश का क्रिएट हुआ, क्षेत्रीय भाषाएँ सिकुड़ती चली गईं। जो बच्चे क्षेत्रीय भाषाओं में अच्छा सोच सकते थे, कर सकते थे, वो धीमे धीमे इंग्लिश में बिल्कुल फिसड्डी साबित होने लगे। कुल मिला जुला करके इन प्राइवेट स्कूलों की खूब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स में घुटता हुआ बच्चा वो किसी को नहीं दिखता है। ये बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बड़े बड़े संसाधन, ये सब दिखते हैं, लगता है बहुत बड़ा स्कूल है। पहले मैं भी स्कूलों का बहुत आदर करता था, लेकिन जब से मैंने इसमें बैठे हुए लोगों की हकीकतें जानी हैं, तब से सब कुछ ख़त्म हो गया है। मुझे लगा ये स्कूल जो है, ये कुछ 1000 बोरी सीमेंट और 1000 बोरी बालू और 1000 बोरी कंक्रीट और कुछ लोहा वगैरह मिला करके, ये बस मुझे स्कूल जो है बस सीमेंट का ढेर दिखता है और बालू का और सरिया का और गिट्टी का, उससे ज़्यादा दिखता नहीं। क्योंकि वहाँ उस संस्था के केंद्र पे बैठा हुआ आदमी, पढ़ाने से उसको कोई मतलब नहीं है। वो केवल सीबीएसई के करिकुलम को और उनके जो इंस्पेक्टर राज है और जो उनका पेपरबाजी है उसको पूरा कर रहा है। तो आखिरकार यदि हम एक वैकल्पिक शिक्षा की बात करें तो सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा उसको? गार्जियन पूछेगा कि सर्टिफिकेट आप देंगे नहीं तो बच्चा ये पढ़ के जाएगा कहाँ? वैसे भी मैं पूछता हूँ कि सर्टिफिकेट ले के ही वो क्या कर ले रहा है? सर्टिफिकेट ले करके ही बहुत नौकरी नहीं पा जा रहा है। प्रतिवर्ष 50 लाख बच्चे क्लास 12th पास कर रहे हैं और आपके पास 50,000 नौकरियां नहीं हैं, और आपने जो पढ़ाया है वो समाज में कहीं भी बिकने के योग्य नहीं है, वो मूल्य का ही नहीं है। तो ले दे के जिसको आप शिक्षा कर रहे हैं वो सही से उसको करियर भी तो नहीं दे पा रहे हैं आप, उसका जीवन तो ख़राब कर ही रहे हैं और करियर भी ख़राब कर रहे हैं। तो एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है कि क्या किया जाए जिसमें जीवन भी बेहतर हो और करियर उसको चुनने की स्वतंत्रता भी हो, और वो अपने मन का काम करे, उसका एक डर ना हो उसके भीतर कोई भय ना हो, संशय ना हो, जिससे कि वो डरा हुआ समाज में जिए और किसी भी आदमी के आगे जाके घुटने टेके। तो इसका मुझे एक रास्ता ये समझ में आ रहा है कि जैसे 70% आबादी करीब भारत की गाँवों में रहती है या ज़्यादा ही रहती है, 70 से 80% आबादी गाँवों में रहती है, और धीरे धीरे नगरीकरण हो रहा है और ये ज़मीन के दलाल और ये बिल्डर और अपार्टमेंट वाले सबको, पूरे गांव को उठा करके अपार्टमेंट में कैद कर देंगे। बड़े बड़े बिल्डर हैं, अपार्टमेंट हैं, खूब बड़े बड़े अपार्टमेंट बना रहे हैं, उसमें उठा के कैद कर दे रहे हैं। गांव में आदमी देखता है तो 200 मीटर तक, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर तक निगाह जाती है। फ्लैट में देखता है तो 10 ही मीटर तक जाती है। तो ये माचिस की डिबिया में कैद हुआ मनुष्य बहुत सोच सकता नहीं है। और व्यायाम वगैरह सब छूट गया है, वो बीपी शुगर का मरीज होगा, हवा पानी सब चौपट है, डॉक्टरों के मकड़जाल में फंसेगा। खैर, लेकिन अभी मुद्दे पे आते हैं कि इसका विकल्प क्या होगा। 70 से 80% आबादी तो गांव में रहती है। तो गांव जो है, और भारत में 7 लाख करीब गांव हैं, 645 ज़िले हैं। 7 लाख गांवों में बहुत सारी ज़मीन बंजर की पड़ी हुई है, जिसे वो बंजर का या ग्राम समाज का नाम देते हैं। ग्राम समाज की कुछ बीघे की ज़मीनें उठा करके हर गांव में खूब अच्छे प्लेग्राउंड्स बनाए जाएं। मुझे लगता है कि हम ही बच्चों को अपराधी बनाते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी ऊर्जा है, इतनी अथाह ऊर्जा है कि माँ बाप और स्कूल उसको संभाल ही नहीं पाते हैं।
और वो क्लास में बैठा के उसको सड़ाते हैं, पकाते हैं, बाद में वो उसकी प्रतिक्रिया में अपराधी बनता है। तो मेरा तो ये मानना है कि अपराधी जो बनते हैं वो माँ बाप और स्कूल वाले मिल के बनाते हैं। यदि केवल एक अच्छा प्लेग्राउंड बनाया जाए हर गांव में पास, खूब बड़ा सा, और वहाँ पे फुटबॉल का, क्रिकेट का, शतरंज का, इंडोर आउटडोर सारे खेल हों, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, सारे खेल हों, और इतना पैसा है गांव में, इतना आता है, 150 स्कीमें आती हैं, 12 लाख रुपए आते हैं हर गांव में, तो ये सब मिल के लूटते हैं। लेकिन अगर कहीं किसी कोई दर्शन ऐसा हो जिसमें कि कोई प्रयास ऐसा करे कि एक गांव में खूब सारे प्लेग्राउंड्स बनाए जाए, गांव के लोगों को उठाया जाए, उनको मेहनत कराया जाए, श्रम तो मिल जाएगा आराम से, तो वहाँ पे यदि हम लोग ऐसा कुछ करें कि प्लेग्राउंड्स बनाएं और बच्चों को खेलने की पूरी आज़ादी दें और एक खूब बड़ा पुस्तकालय बनाएं, तो मेरा तो अपना विचार ये है कि हर गांव के पास अपनी एक विशाल लाइब्रेरी हो, डिजिटल और फिजिकल दोनों, और एक खूब सारे खेलों के मैदान हो। जगह की कमी गाँव में है नहीं। शहरों में वो लोग मुर्गी के दड़बे में जीते हैं और अकड़ के रहते हैं, गाँव में आदमी खुले में जीता है और फिर भी वो सोचता है कि शहर के लोग बड़े समृद्ध हैं। लेकिन कोरोना ने हकीकत बता दी है शहर के लोगों के जीवन शैली की। वो कचरा खाते हैं, कचरी हवा में रहते हैं और कचरा पानी पीते हैं और कचरे विचारों में इधर से उधर दौड़ते रहते हैं। कोई नया निर्माण नहीं कर पाते, कुछ उत्पादन नहीं है, बस एक आदमी दूसरे को टोपी पहना के पैसा कमा रहा हो, चाहे वो बैंकर हो, चाहे वो सीए है, चाहे वो ज़मीन के दलाल हैं। गांव में तो आदमी फिर भी प्रोडक्शन कर रहा है, शहर में भी प्रोडक्शन होते हैं, लेकिन अब जिस तरह के प्रोडक्शन हो रहे हैं कई बार बिल्कुल यूजलेस प्रोडक्शन हो रहे हैं। प्लास्टिक की फैक्ट्री खुली हुई है, उनकी आपस में कंपटीशन है। इतने अखबार छपने की क्या ज़रूरत है, इतने ज़्यादा पेड़ों को काट के अखबार वो बनाते हैं और धड़ाधड़ पेड़ काटे जा रहे हैं और रद्दी अखबार, कूड़ा छपा हुआ उस पर, उस कूड़े को पढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो तमीज़ के अखबार होते तो वो भी समझ में आता, लेकिन अखबार काटे जा रहे हैं धड़ल्ले से। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका विकल्प यही है कि हर गांव में खूब शानदार लाइब्रेरी और खूब शानदार खेल के मैदान हो। और आज के ज़माने में टीचर की उपयोगिता हो गई है ख़त्म। टेक्नोलॉजी जो है उसने यूट्यूब पे, हमारे लोकल लेवल के टीचर से तो अच्छे टीचर ही यूट्यूब पे मौजूद हैं, तो हम बच्चे को कंट्रोल तरीके से इंटरनेट की एक्सेस दे दें और वो हर बच्चा आकर के गांव में सीखे। तो स्कूलों की तो उपयोगिता ही ख़त्म हो जा रही है। और ज़रूरी नहीं है कि करियर में हम वही बने, जा कर के आईएएस बन के सरकार की गोद में बैठ जाएं और सरकारी मुलाजिम बन जाएं। नहीं, सरकार की गोदी में बैठने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की गोद के अलावा भी बहुत सारे करियर हैं, बहुत सारा काम दुनिया में करने को है, वो आँख खोल के देखने की ज़रूरत है। जैसे क्या कर सकते हैं, जैसे मैं ही हूँ, अब मैं सरकार की गोद में नहीं बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, शिक्षा पे सोचता हूँ, विचारता हूँ क्या गलत है, क्या सोचता हूँ, और लोगों से बहस करता हूँ, संघर्ष करता हूँ। कोई कृषि पे करेगा, कोई बीजों पे करेगा, कोई खाद पे करेगा, कोई पेस्टिसाइड पे करेगा, कोई ये ख़राब तरीके से जो शौचालय बनते हैं, जो सेप्टिक टैंक हैं, उनका विकल्प बनाएगा। जैसे चंपारण में एक व्यक्ति हैं, उन्होंने शौचालय बनाने का अद्भुत तरीका खोजा है कि वो 3 मंजिला बनेगा, छोटा छोटा मंजिलों पे ज़मीन के ऊपर बनेगा और शौचालय से खाद बनाएंगे। इस शौचालय को हम लोग पानी में नहीं बहाएंगे। बनारस की आबादी अगर 40 लाख है और एक आदमी एक दिन में एवरेज 400 ग्राम टॉयलेट करता है, पॉटी करता है, तो 16 लाख किलोग्राम लैट्रिन एक दिन में हम अपने भूजल में यानी अंडरग्राउंड वाटर में और गंगा में बहा रहे हैं। और 16 लाख प्रतिदिन इंटू 365 दिन, तो ये करीब 500 करोड़ टन टॉयलेट, केवल बनारस में 500 करोड़ टन टॉयलेट हम अपने अंडरग्राउंड वाटर में और गंगा में डाल रहे हैं। तो जिन लोगों ने टेक्निक खोजी है कि नहीं हम ठीक तरीके से टॉयलेट बनाएं, उसमें हम कुछ ऐसा करें कि वो 500 करोड़ टॉयलेट खाद बन सके, तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। इस पे बड़ी अच्छी किताब आई है सोपान जोशी जी की, जल थल मल, वो पढ़ने की ज़रूरत है। तो सिलेबस को बदलने की ज़रूरत है, इस ढांचे को बदलने की ज़रूरत है, स्कूली जोंक से बिल्कुल बचने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं बच्चे को पूरी आज़ादी दें, खुला दिमाग रखें, दुनिया इतनी बुरी भी नहीं है, खुल करके सामने आए, हर गांव को सेल्फ सस्टेन्ड अच्छा सा बनाए। जैसे इला भट्ट ने काम किया है, 100 माइल्स जो उनका कंसेप्ट है, उन्होंने 100 मील के अंदर सारा कुछ मौजूद हो। प्रोफेसर यशपाल ने कहा था कि यूनिवर्सिटी जो है ज्ञान का केंद्र का मशाल बनना चाहिए और 40 किलोमीटर के एरिया में कोई भी गरीबी है, कोई भी दुर्व्यवस्था है, उसको ठीक करने की तमीज़ यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ बीएचयू है, बीएचयू के पीछे ही सीर गेट है और नर्क है वहाँ पे।
तो बीएचयू तो इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सिर्फ प्रोफेसर पैसा पा रहे हैं, 40 मिनट की क्लास लेते हैं, 35 मिनट की, और वापस अपने दड़बे में घुस जाते हैं। कोई योगदान इनका नहीं है। अरबों रुपया खर्चा हो रहा है। तो ले दे के ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ सारे हो गए नष्ट, चौपट। फिर से पुनर्निर्माण की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको बोलेगा कौन? हर आदमी तो पैसा कमाने में लगा हुआ है। हर आदमी को पैसा चाहिए किसी भी कीमत पे। प्रोफेसर को भी चाहिए, कुछ फंड चाहिए। जो पीएचडी कर रहा है वो भी बार बार गन्ने को पेर रहा है और उसको भी 35,000 रुपया प्रति माह, 40,000 रुपये प्रति माह चाहिए। तो पूरा सिस्टम इस सड़ा हुआ है। इस सड़े हुए सिस्टम से कोई उम्मीद नहीं है। इसमें अपने बच्चों को भेज के हम उनकी हत्या कर रहे हैं। ठीक तरीके से एक मॉडल बनाने की ज़रूरत है। यदि आप गाँव में हैं तो निश्चित ही वहाँ की ग्राम संसद में भाग लें। वहाँ के वार्ड मेंबर से, वहाँ के पंचायत के जो मेंबर्स हैं और प्रधान से, सचिव से, सबसे मिल करके प्रयास कीजिए कि वहाँ पे एक सुंदर लाइब्रेरी बने, सुंदर खेल का मैदान बने। और फिर गांव से जितना पैसा स्कूलों को जाता है वो जाना बंद हो। जैसे कोका कोला की फैक्ट्री खुली, वहाँ काचीपाड़ा कौन सी जगह थी आंध्र प्रदेश में, उसने किसानों को फुसलाया कि ये जो हम लोग खाद निकालेंगे यहाँ से कचरा, वो खाद होगा। और उन्होंने इतना पानी निकाला बॉटलिंग प्लांट से कि अगल बगल का वाटर लेवल नीचे गिर गया। किसानों को सिंचाई की समस्या आने लगी। वो जो खाद का बहाने से उन्होंने अपना कचरा बेचा, किसानों के पूरे खेत बंजर हो गए। तो ऐसे ही जैसे एक बॉटलिंग प्लांट खुलता है और अगल बगल के 10 गांव बेकार हो जाते हैं, ऐसे ही 10 गांवों के बीच में एक स्कूल खुलता है, वो 10 गांवों को चूज़ करके एकदम बेकार कर देता है। 10 करोड़ रुपया वो खींच के ले जाता है 10 गांव से, और गांव के लोग और ज़्यादा अशिक्षित और बेरोजगार हो जाते हैं। तो हथियार फैक्ट्रियाँ और बॉटलिंग प्लांट जितने घातक और बेहूदेपन से काम करते हैं, उतनी ही बेहूदगी से स्कूल भी काम करते हैं। और आप कभी चैम्बर के अंदर बैठ के इनकी बातें सुनिए। सिर्फ ड्रेस से पैसा कमाना है और स्कूल बस से पैसा कमाना है, किताबों में कमीशन लेते हैं, मास्टरों को कम पैसा देते हैं। बीएड का चोंचला अलग है कि बीएड कराते हैं और बीएड के टीचर रखे जाएंगे। सब कुछ सड़ा हुआ है। एक नए मॉडल की ज़रूरत है, ताज़ी हवा की ज़रूरत है। इन बेहूदगी से अलग एकदम ज़बरदस्त लाइब्रेरी हो और खूब ज़बरदस्त खेल के मैदान हो, बच्चों को आज़ादी हो। ठीक व्यक्तियों को बुलाइए, सोशल एक्टिविस्ट को बुलाइए, कलाकारों को बुलाइए। नेताओं से दूर रहिए। या तमीज़ के नेता आप खुद बन सकते हैं तो बनिए। इन बदतमीज़ नेताओं के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और कलाकारों को बुलाइए, गीत संगीत हो, बच्चे थिएटर से सीखें, भाषा सीखें, खेल सीखें, ये सब कुछ सीखें। इस तरह से ऐसा नहीं हो कि बस एक स्कूली गुलामी कर के। मैं देख रहा हूँ कि कई लोग परेशान हैं, सर 18,000 रुपया जमा करना है बेटी को, कल एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे। ये स्कूल की जो गुंडई है ना, पैसे कमाने की और धीरे धीरे पैसा चूसने की, ये सिर्फ हमारे आपके जो निष्क्रियता है और हमारे आपके बुद्धि से सड़े होने का दुष्परिणाम है। अपने बच्चे के लिए कैसी पढ़ाई होनी चाहिए, ये हमको आपको खुद सोचना पड़ेगा, वरना आने वाली पीढ़ियाँ स्कूलों के सामने कटोरा लेके भीख मांगेंगी। और उसके चेयरमैन और ये सब अकड़ के उसमें से स्कॉर्पियो और कौन बड़ी बड़ी गाड़ी होती है उसमें से निकल के टहलेंगे बाहर, और वहीं बच्चे भीख मांग रहे होंगे और अपराधी बन के गोली खा रहे होंगे। धन्यवाद। एक बात और करनी है कि जितना पैसा हम 6-6 हज़ार रुपया महीना इन स्कूल वालों को दे रहे हैं, उतना सही तरीके से अगर हम इन्वेस्टमेंट करते जाएं 12 साल तक, तो 12 साल पास होते होते 12 तक पहुंचते यानी 18 साल की उम्र तक बच्चे के हाथ में कम से कम कुछ नहीं तो समझिए कि 2 से 4 करोड़ रुपए रहेंगे। जितना स्कूल वाले लेते हैं 12 साल में कतरा वो सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए। लेकिन ये कब होगा? जब हमारे गांव में लाइब्रेरी होगी और खेल के मैदान होंगे, तब हम स्कूलों के मकड़ जाल से मुक्त हो जाएंगे। और वो पैसा जो बच्चों को स्कूलों को दे रहे हैं, बस को दे रहे हैं 8,000 10,000 रुपये, वो सिर्फ और सिर्फ आप इन्वेस्ट करते रहिए बच्चे के नाम से हर महीने। 12 साल होते होते 12 पास होते होते 18 साल तक बच्चे कम से कम 3-4 करोड़ रुपए का मालिक होगा। वो बेरोजगार होकर नहीं जाएगा। दरअसल उसका पैसा लूट लिया इन स्कूल के मालिकों ने, जो बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में घूमते हैं और चमक के बस शिक्षा का तमगा बांट रहे हैं, सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उस अहंकार में घूमते हैं। और होता है इनके पास कुछ नहीं है, एकदम शून्य और खोखले होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बनिया है और धंधेबाज है और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जानते हैं। इनके पास कोई तमीज़ नहीं है कि ये शिक्षा जैसी चीज़ को छू सकें। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो अमीर है, जो पूंजीपति हैं, वही भाग भाग के शिक्षा की गोद में और सरकार की गोद में बैठ रहा है। पढ़े लिखे लोग जाके सरकार की गोद में बैठ जाएंगे और पूंजीपति जो है बढ़िया बढ़िया
लूटने के केंद्र खोलेंगे शिक्षा के नाम पे या मनोरंजन के नाम पे। और तो सर समाज के लिए जिएगा कौन? ये शिक्षा बाज़ार के लिए और सरकार के लिए तैयार करती है, ये शिक्षा समाज के लिए तैयार नहीं करती है। ऐसी शिक्षा चाहिए जो लोगों को समाज के लिए तैयार करे, जिससे कि वो खुद भी जी सकें, उनको भी जीने में आसानी होगी। वरना वो भी बड़े होकर भ्रष्ट सीए और लुटेरू वकील और ये सब बनेंगे। सारी पॉलिसीज़ समझें, उनको जो डिग्री लेनी हो लें, वो ऑनलाइन ओपन कोर्सेज से ले लें, NIOS है, इग्नू है, यहाँ से पढ़ें। डिग्री लेनी ही तो ऐसे लें, अपने जीवन को पूरी पाठशाला में छोड़ें, पूरा जीवन ही पाठशाला बने। इनके द्वारा कुतरे जाना कहीं से भी ठीक नहीं है, कहीं से भी ठीक नहीं है। और लेकिन ये करेगा कौन? लोगों को तो भाई जो सोशल वर्कर्स हैं उनको फंड चाहिए, ले दे करके NGOs का पूरा काम जो है वो सिर्फ पेपर पे दिखाना है, झोले में लेके अपने ट्रस्ट को, NGO को दिल्ली और लखनऊ घूमना है, नेताओं के चक्कर काटने हैं, मंत्रालय के चक्कर काटने हैं, वहाँ से फ़ंड लेना है, ग्रांट लेना है, कमीशन लेना है और CSR फंड लेना है। तो करेगा कौन? ये हमको आपको करना पड़ेगा। हमारे आपके पास सब कुछ है, हम लोग भिखारी बने बैठे हुए हैं बस। 200 लाख करोड़ की GDP है, इसको सब मिल के चट कर जा रहे हैं। सारा मंत्रालय और सचिवालय, ऑफिसर, उनके रिश्तेदार, उनकी बीवियों के रिश्तेदार, सब मिल के सारी जो स्कीमें हैं और सब कुछ ये चट कर जा रहे हैं। और बस विज्ञापन पे पैसा खर्चा कर रहे हैं कि इतना पैसा हमने इस काम में किया, इस सरकार ने ये करवाया। सरकार भी अब एक व्यापारी बन चुकी है, वो भी खूब दिखा रही है कि हमने ये किया हुआ है। गांव में इतनी जर्जर स्थिति है, अभी भी गांव जो है पूरे अंधेरे के खो हैं जो है, वहाँ कोई कुछ नहीं है, सिर्फ जातिगत नर्क है और सिर्फ अहंकार है और सिर्फ जो है शोषण है। चाहे वो नरेगा हो या कोई भी स्कीम हो, नरेगा का कोई पैसा किसी को नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता है, बाकी सब चट कर जाते हैं रोजगार सेवक, प्रधान और सचिव मिलके। तो ये तो स्थितियां हैं। इतना पैसा चट कर जा रहे हैं GDP का और सब दिखा रहे हैं स्कीमों पे, ये हुआ वो हुआ दुनिया भर का। और नवयुवक जो है वो कचड़ा स्कूलों में पढ़ करके नेताओं के पीछे पैर छू रहा है, या फिर हमारे पूर्वांचल के बेहुदे बाहुबलियों के पैर छू रहा है और उनके जो है जा कर के मशीन गन संभाल रहा है। मैंने 18 साल के बच्चों को मशीन गन ले करके बाहुबलियों के साथ घूमते देखा है। वही दारू पीते हैं, उनकी छोड़ी हुई मीट मुर्गे खाते हैं, उनकी छोड़ी हुई दारू पीते हैं। कोई गुटखा बना रहा है तो वो गुटखा बनाया हुआ आदमी जा कर के मुख्यमंत्री के बगल में बैठ रहा है। कोई सुरती बेच रहा है, वो सुरती बेच के ही किसी ने कई हज़ार करोड़ रुपए बना लिए हैं। तो मूल्य इस बात का नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, मूल्य इस बात का है कि आप पैसा कितना बना रहे हैं। आप दारू बेच के ही खरबपति हो गए हैं तो आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को जेब में रखे हुए हैं, लेकिन आप तमीज़ की ज़िंदगी जी करके उधार में जी रहे हैं तो आपको लात मारा जाएगा। तो ये बड़ी सी विचित्र सी दुनिया है ये। तो यहाँ चीज़ों को कहना थोड़ा कठिन भी है, लेकिन समझना पड़ेगा पूरा दौर। सारा GDP का पैसा चट कर जा रहे हैं, कुछ भी नैतिक अनैतिक नहीं है। दारू पिला करके, गुटखा खिला करके आप अरबों खरबों कमाइए, नेताओं को अपनी जेब में रखिए, भाई उनको आप पैसा देंगे और फिर अच्छी अच्छी राष्ट्र की और संस्कृति की बात करके जनता को दौड़ाइए, युवकों को बेरोजगार बनाइए और नशेड़ी बनाइए, अपराधी बनाइए।